द सरप्राइज एलिमेंट वाज कि यहाँ पे हम आपके और एसएसआर्स के कहने पे 18-18 मिनट के टाइम लगा के करते थे पूरे 50 क्वेश्चन, बट वहाँ पे हमको 35 मिनट मिले, विच इज 35 ऑलमोस्ट minutes? हाँ, विच इज ऑलमोस्ट डबल। तो इजीली 5-7 मिनट तो ऐसे ही बच जा रहे थे इवन आफ्टर चेकिंग। मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि एक्शंस कैसे डालने चाहिए, आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन कर लो कि अगर आप उस सीन में उस पर्टिकुलर पिक्चर में होते तो आप क्या करते। तो उससे एक्शन की कभी कमी होती नहीं। और सबसे बेस्ट चीज यहाँ की ऐसा है कि इंडिविजुअल अटेंशन बहुत, क्योंकि बैचेस बड़े नहीं होते, क्योंकि हमको क्वांटिटी मैटर नहीं करती। वो ना इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं कि कहाँ बंदा कैसे और एक्सेल कर सकता है, जो कहीं पे गिर रहा है, जो कहीं पे लैग कर रहा है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और एसडी में सर मेरी बात करूं तो मैं जबकि फास्ट राइटर हूं, मैं अच्छे खासी स्पीड से लिख सकता हूं, बट वहां पे टाइम पता नहीं कैसे निकला, मैंने 4 ही क्वेश्चन करे थे और जो असेसर कोऑर्डिनेटर्स थे वहां पे उन्होंने पेपर खींच लिया। पहला उन्होंने जस्ट नंबर बोला 12, दूसरा बोला 19, तीसरा बोला 10 मेरा था। तो एक सेकंड के लिए तो मैं उठा भी नहीं चेयर से, फिर 10 उन्होंने दूसरी बार रिपीट कर। दैट इज व्हेन आई स्टूड अप, आई स्पोक अप माय रोल नंबर, आई स्पोक माय नेम्स। तो अल्टीमेटली यथार्थ रिकमेंड हो गया, खाना दिल से खाया। हाँ सर, बाहर गए थे उस दिन तो उस दिन बाहर गए, अगले दिन से मेडिकल। हाँ। जय हिंद दोस्तों। एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए रिकमेंडेशन एक सपना होता है, और ये रिकमेंडेशन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए तो इसकी खुशियां जो है वो आप महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसको ये मिला है। और ये रिकमेंडेशन मिला है यथार्थ दुबे को। यथार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। दोस्तों, एनडीए 153 के इंटरव्यूज चल रहे हैं, बच्चों को रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं। यथार्थ से आज बात करेंगे इसके पूरे एसएसबी की जर्नी के बारे में। वो 5 डेज इसने वहां कैसे गुजारे, उन 5 डेज में क्या क्या किया और किस तरह से किया कि पहली बार में रिकमेंडेशन मिल गया। यथार्थ, स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, CPNDT OIR से करते हैं। चलो शुरुआत OIR से होगी पहले। बिल्कुल सर। क्या किया? सर OIR जितनी यहाँ पे प्रैक्टिस हुई थी, जो भी शीट्स वगैरह प्रोवाइड करी थी, उससे काफी इजी आया वहाँ पे। एंड द सरप्राइज एलिमेंट वाज कि यहाँ पे हम आपके और एसएसआर्स के कहने पे 18-18 मिनट के टाइम लगा के करते थे पूरे 50 क्वेश्चन, बट वहाँ पे हमको 35 मिनट मिले, विच इज 35 minutes? हाँ, विच इज ऑलमोस्ट डबल। तो इजीली 5-7 मिनट तो ऐसे ही बच जा रहे थे इवन आफ्टर चेकिंग। एंड बोथ द OIRs में सेम हुआ, 35-35 मिनट हमको दोनों के लिए मिले। तो OIR काफी डिसेंट गया। एंड मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा था नहीं कि छोड़ा हो, जो क्योंकि आफ्टर ऑल नेगेटिव पॉइंट्स रहते नहीं है, तो वाई टू लीव, इसीलिए वही था दिमाग में। तो और इतना ज्यादा टाइम मिल गया था तो काफी सही OIR चला गया था फिर। OIR एकदम बेस्ट है। हाँ। यानी कि घर से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। एंड सेकेंडली इतना ज्यादा OIR का लोड हमको इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि जितना हम टफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आता नहीं है। उतना टफ आता नहीं। पर फिर भी प्रैक्टिस करके तो जानी है। चलो भाई, ये तो हो गई वो चीज जो आपके हाथ में होती है। एक चीज जो आपके हाथ में होती भी है, नहीं भी होती है, दैट इज PPNDT। यस सर। बट फोर्स का तो मैक्सिमम बच्चा PPDT में तो इन हो जाता है। इसके लिए इनकी टेंशन है नहीं फोर्स के बच्चों को। तुम्हारे सामने क्या पिक्चर था सर? पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिमाग में आया, क्या स्टोरी लिख दी? सर द थिंग वाज कि अभी पिक्चर जो थी ना, उसमें 3 लोग दिखाई पड़ रहे थे, एंड जिसमें तीसरा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ब्लर था। वो किसी को परसीव हो रहा होगा, किसी को परसीव नहीं हो रहा होगा। एंड ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द पिक्चर एक मशीन थी, इसमें रोटेटर टाइप लगा हुआ था, एंड जैसी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो केमिस्ट्री लैब में होती है उस टाइप की कुछ थी, है ना। तो मैंने जो स्टोरी बनाई थी उसमें ऐसा था कि एक बंदा है, वो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको देखता है कि वो रीडिंग गलत ले रहे हैं या रीडिंग सही से ले नहीं पा रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल्स में जो अचीवमेंट है वो उनको मिल नहीं पा रही है। तो ताकि वो चीज़ उनके फाइनल प्रैक्टिकल्स में हिंड्रेंस ना डाले, इसलिए वो उनको अप्रोच करता है। देन वो उसके अप्रोच करने के बाद उनकी मिस्टेक्स फाइनलाइज करता है, पूरा फाइंड आउट करता है। देन वो अपने खुद से जो रॉ मटेरियल जितना अमाउंट में चाहिए उनके लिए प्रिपेयर करता है। एक बार उनको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, फिर उनके लिए अगेन वो रॉ मटेरियल प्रिपेयर करके रखता है, एंड देन वो उनसे परफॉर्म करने के लिए कहता है। तो जब इतना सब हो जाता है तो जब वो करेक्ट रीडिंग है वो आ जाती है। अब ये सब जो लैब असिस्टेंट और क्लास टीचर है वो देखते हैं एंड उसको प्रेज करते हैं, एंड आफ्टर ऑल दैट जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है उसमें वो तीनों क्लासमेट्स एस कर जाते हैं। तो भाई, ये तो एक तूने स्टोरी जो लिखी है भाई, ये तो एकदम साइंस बेस्ड स्टोरी। तो तेरी स्टोरी तो लोगों से मिल नहीं रही होगी। हाँ एग्जैक्टली यही हुआ था मेरे साथ। क्योंकि मैं तो समझ गया तेरी स्टोरी सुन करके, क्योंकि ये सब तो एक नॉर्मल बच्चा डालने वाला है ही डालने वाला नहीं। तो डेफिनेटली पूरे ग्रुप से एकदम डिफरेंट स्टोरी जा रही होगी। अब मेरा चेस्ट नंबर स्टेज 1 में 4 था। ओके। तो मुझसे पहले 3 लोगों का नरेट करना था। वेरी नाइस। तो चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2 एंड चेस्ट नंबर 3 जब तीनों खड़े हुए अपने अपने नरेशन में, तीनों की सेम थीम थी कि कोई वर्कशॉप है जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वही मशीन के थ्रू, बराबर है ना। एंड जब मैं नरेट करने जा रहा था तो मुझे हल्का सा, इतना ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ कि डिड आई परसीव समथिंग रॉन्ग।
फिर भी मैंने नरेट करी, काफी अच्छा नरेशन था, पूरा 55-57 सेकेंड्स अराउंड, एंड वो ओवर हो गया था। देखिए भाई, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप जो पिक्चर देख रहे हो, तो चूंकि पिक्चर हर आदमी इंडिविजुअली परसीव कर रहा है, अपनी स्टोरी खुद के थीम के बेसिस पे बना रहा है। जब नरेशन स्टार्ट होगा तो अलग अलग लोग अपनी अपनी स्टोरी नरेट करेंगे। तो जब आपसे पहले कुछ लोग नरेट कर रहे होंगे और अगर आपकी स्टोरी डिफरेंट जा रही है, समटाइम्स यू मे फील अंडर कॉन्फिडेंट। आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, क्योंकि आपने वही लिखा है जो आपने परसीव किया है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी स्टोरी को कॉन्फिडेंस के साथ नरेट कीजिए। फिर क्या हुआ भाई? अब तो डिस्कशन स्टार्ट हो गया। फिर जैसे ही लास्ट बंदा बैठा तुरंत डिस्कशन शुरू हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब आप समझिए कि 80% ऑफ द ग्रुप की स्टोरी वर्कशॉप बेस्ड ही थी। वर्कशॉप तो गोइंग विद द ग्रुप, मैंने भी अग्री कर दिया ग्रुप स्टोरी के लिए कि ठीक है, कोई वर्कशॉप है एंड उसमें जूट बैग्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ताकि वो लोग जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी जो यूज है उसको कम कर दें एंड जूट को प्रमोट करें। तो ये हमारी ग्रुप स्टोरी। भाई डिस्कशन तो चला होगा, ग्रुप डिस्कशन तो बात की बात, पहले डिस्कशन चला होगा। भाई डिस्कशन में अपने पॉइंट्स कैसे रखे? डिस्कशन में सर वन एडवांटेज वाज कि जो हमारा ग्रुप था उसमें सभी फ्रेशर्स थे। फ्रेशर के ग्रुप में फ्रेशर रहते हैं, तो ऐसा था कि किसी को भी वहां पे बोलने की ऐसी जल्दीबाजी नहीं थी, या कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा था, एकदम प्रॉपर डिस्कशन था एंड हर किसी को बोलने का मौका दिया जा रहा था, हर कोई बोल पा रहा था, हर कोई अपने वैलिड पॉइंट्स रख रहा था, जो जिसके दिमाग में आ रहा था। कुछ पार्ट मैंने अपनी स्टोरी से उठाए, कुछ मुझे सामने वाले के अच्छे लगे, मैंने वो पुट फॉरवर्ड करे, कुछ इसके अच्छे लगे वो रखे, एंड दैट इज हाउ द डिस्कशन प्रोपेल्ड कि हम लोगों ने एकदम क्या कहते हैं, सहमति से कि कंसेंसस पे, कॉमन कंसेंसस पे हम अराइव हो गए इजीली, और काम बन गया। कॉमन स्टोरी किसने कॉमन स्टोरी जो चेस्ट नंबर 3 था, जस्ट मेरे बाजू वाला, स्क्रीन हो गया बंदा। हाँ हो गया। कितने लोग स्क्रीन इन हुए थे अपने ग्रुप? मेरे ग्रुप से सर 10 लोगों का ग्रुप था, 9 स्क्रीन इन थे। 10 के ग्रुप में 9 स्क्रीन। yes. तो भाई देखो, डिसेंसी से करोगे सब मिलता है। ऑफिसर्स ने देखा यार इतना प्यारा ग्रुप है, इतने डिसेंट वे में डिस्कस कर रहे हैं, चलो लेट्स ट्राई देम। तो रिकमेंड कितने हुए? रिकमेंड सर आउट ऑफ जो 43 रिपोर्टिंग थी डे 1 पे, उसमें से 24 स्क्रीन इन हुए थे एंड 24 में से 5 रिकमेंड हुए। सिर्फ 43 और रिपोर्टिंग थी? इतनी कम रिपोर्टिंग कैसे सर? क्योंकि एक एक्चुअली फायदा रहता है कि जब आप अर्ली डेट्स चूज करते हैं तो जो रिपोर्टिंग है वो बहुत कम आती है। तो उसमें आई फील, और होता भी है फैक्चुअली आप देखें तो, कि जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो कहीं 2-5% बढ़ जाता है। तो वो भी एक कारण था कि जो डेट थी वो थोड़ी सी पहले की ली थी। यानी कि टोटल 43 रिपोर्टिंग हुआ, 24 उसमें से स्क्रीन इन हुए और 5 फाइनली जो है रिकमेंड हुआ। एंड सर बाय द टाइम हम रिकमेंड हुए ना, तो रिकमेंडेशन वाले दिन जिनकी रिपोर्टिंग थी हमारे ही बोर्ड में, उनका जो वो था रिपोर्टिंग थी वो हमारे से डबल थी, 80 प्लस थे वो। और स्क्रीन कितने कुछ पता था? 37। यानी देखिए अब रेशियो ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो चलो भाई, यथार्थ ने पूरा बता दिया डे 1 के बारे में, और ये भी बता दी कि एसएसबी के लिए डेट्स कौन से सिलेक्ट करना चाहिए। हालांकि मैं भी इसी फेवर में रहता हूं कि आप अगर प्रिपेयर्ड हो अर्ली डेट्स लो, प्रिपेयर नहीं हो तो फिर होशियारी मत दिखाओ। सही बात है। नहीं तो आप प्रिपेयर्ड भी नहीं और आपने अर्ली डेट्स ले ली तो फिर वो बेल मुझे मार। सही बात है। यथार्थ ये तो हो गया अपना स्क्रीनिंग वाला पार्ट। अब डे 2 में चले गए साइकोलॉजी के लिए। सर साइकोलॉजी में जो पिक्चर्स आती है, जनरली कई बार बच्चा क्या करता है, बहुत सारी नेगेटिव पिक्चर्स की प्रिपरेशन करता रहता है। तुम्हारे सामने जो पिक्चर्स आई थी 11 पिक्चर्स वहां पर दिखाई होगी, 12 तो ब्लैंक रहती है। उन 11 पिक्चर्स में से क्या लगा तुमको, किस टाइप के पिक्चर्स होते हैं जो साइकोलॉजी टेस्ट में हम लोग वहां फेस करते हैं? सर मैं ये नहीं कहूंगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी नेगेटिव स्टोरीज, मैंने बिल्कुल करी थी क्योंकि इट्स अगेन अ चैलेंज। अगर नेगेटिव इमेज दिखाई जा रही है तो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो वो आपके ऊपर है अल्टीमेटली। तो नेगेटिव स्टोरीज मैंने भी सोच के रखा था कि अगर आती हैं तो कैसे टैकल, नेगेटिव पिक्चर्स आई तो कैसे टैकल करना है। तो बट वहां एक्चुअली क्या हुआ? वहां एक भी पिक्चर नेगेटिव थी नहीं वहां पे। अब ऐसा भी है कि एक भी पिक्चर अब हर किसी के परसेप्शन पे भी डिपेंड करती है। जैसे मुझे सारी इमेजेस बहुत न्यूट्रल लगी, अच्छी लगी, बहुत डिसेंट से मैंने स्टोरीज बनाई। हालांकि एक जो थर्ड मेरी स्टोरी थी उसमें ऐसा था कि जो बुलक कार्ट होती है बैलगाड़ी, उसके बैक का पोर्शन दिख रहा था, तो केवल हट टाइप दिख रहा था एंड उससे ज्यादा कुछ उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वो एक पर्टिकुलर स्टोरी थी जिसमें मुझे फील हुआ कि थोड़ी सी छोटी रह गई है मेरी, उसमें एक्शंस की थोड़ी सी कमी थी कि जो लाइन डेजिग्नेटेड होती है टीएटी के लिए उसमें से थोड़ा सा ऊपर रह गई थी वो स्टोरी। तो भर भर के एक्शन डाले कैसे? सर आप मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि एक्शंस कैसे डालने चाहिए, आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन कर लो कि अगर आप उस सीन में उस पर्टिकुलर पिक्चर में होते तो आप क्या करते। तो उससे एक्शन की कभी कमी होती नहीं है। फिर खूब भर के एक्शन डाले। यस। तो कोई मिलती जुलती रिलेवेंट पिक्चर्स कुछ आती है जो प्रैक्टिस करते हैं उससे रिलेवेंट कुछ एक आध पिक्चर थी वहां पे? नहीं सर, जो थीम कह सकते हैं कि सेम थी बट पिक्चर एज इट इज पिक्चर डिफरेंट हो जाती है। एज इट इज पिक्चर नहीं आती बट थीम तो कहीं थीम तो मैच करती है। तो अगर आप प्रिपरेशन ठीक से कर रहे हो तो थीम काम आ जाती है और एक्शंस काम में आ जाते हैं।
बाकी परसीव आप करेंगे। बाकी परसीव तो फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता तो सारी स्टोरीज अपने हिसाब से स्टैंडर्ड वाली लिखी, जब स्टोरी थर्ड जो थी उसको थोड़ा सा आप कह रहे हो कि थोड़ा सा कमजोर रह गई थी। SRT कितने किया है और वेट में कुछ छूटा क्या? सर WAT मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगती है शुरू से ही। तो WAT मैंने सारे ही करे थे 60 के 60, जिसमें से एक वर्ड था अलूफ, जिसका मेरे को मीनिंग नहीं पता था। लोनली। हाँ तो बोले भैया अब मैं लोनली नहीं रहूंगा, फौज में जा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने उसमें रैंडमली, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं था कुछ भी, क्योंकि WAT छोड़ना इट्स यूजलेस, तो उसमें मैंने लिख दिया था कि ही इज एन अलूफ। तो वो तुक्के तुक्के में सही चला गया। फिर जो SRT थी, जब SRT आई तो SRT में पहले पहले जब प्रैक्टिस करते थे तो बहुत ही कम होती थी। एक बार तो 37 ही हुई थी जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा था। बट वहाँ पे आपको वो भी चीज़ देखनी है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है और पूरी जो सिचुएशन है उसका हल भी आपको करना है। तो डेढ़ लाइन 2 लाइन मैक्सिमम, किसी किसी में 2 लाइन, एंड मेजोरिटी में 1.5 लाइन इज गुड। तो मैंने इस हिसाब से 51 SRTs उसमें कर दी थी। 51 ठोक के आ 51 गए। ठोक के आया। वह इसकी तैयारी कैसे की थी यार? बच्चों को साइकोलॉजी बहुत दिक्कत आती है, हाँ। बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहे क्या करे कैसे करे। तुमने कैसे किया साइकोलॉजी? सर ऐसा था कि जब हम लोग ऊपर बैठते थे लाइब्रेरी वगैरह में, तो हम लोग रैंडमली सिचुएशंस या तो एक दूसरे को दे दी या वहीं पेपर वहां से बनवा के प्रैक्टिस करने लगे। एंड सेकंड थिंग कि उसमें ऐसा है कि काफी बच्चे कॉन्टेक्स्ट बनाने लग जाते हैं SRT में, विच इज नॉट रॉन्ग, बट वहां पे वो चीज जरूरी नहीं है। आप कॉमा लगाइए एंड सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे आइए कि अगर आपकी साइकिल पंचर हुई है तो पुट दैट साइकिल आउट, कॉमा, टेक दैट टू द नियरेस्ट मैकेनिक, कॉमा, रिट्रीव द फ्रेंड दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, खत्म। तो वो एक आराम से बन जाता है। तो भाई SRT इज नॉट ए सो टफ टास्क। नहीं। अब बात करते हैं TAT की। TAT में ये स्टोरी राइटिंग बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। पहली बात तो पिक्चर देख के आइडिया नहीं आता है, आइडिया आ जाता है तो एक्शंस नहीं डाल पाता बंदा। तो तुमने कैसे ये सब इम्प्रूव किया? सर जब हम लोग यहाँ पे भी स्टोरीज लिखते थे, जब प्रैक्टिस करते थे, तो रेगुलरली जब भी क्लासेस इवन नहीं भी होती थी कभी छुट्टी में, तब भी रेगुलरली ऑनलाइन टीचर्स को, आपको, कर्नल सर को भेज देते थे स्टोरी कि हमें बताइए कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे कैसे हमारे एक्शंस कम हो रहे हैं, कैसे हम एक ही पिक्चर पे हम एक ही आइडिया में सिमट के रह जा रहे हैं। तो हम एक पिक्चर सब लोग डिस्कस जब करते हैं, तो जितने लोग डिस्कस कर रहे हैं उतने आइडियाज बन जाते हैं। एंड फिर उतने आइडियाज जब आप अपने माइंड में लेते हैं तो आप फिर एक बड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेते हैं कि इतने ज्यादा अगर आइडियाज अवेलेबल थे तो मैं एक पे ही लिमिटेड क्यों रहा। इतनी इतनी चीजें मेरे पास करने की, जो बेस्ट लगे वो कर वो कर सकते हैं। तो ये सब तो PPDT की पिक्चर के दौरान, PPDT की प्रैक्टिस के दौरान सीखा होगा। हाँ सर, लेकिन PPDT और TAT में वही बेसिक डिफरेंस कि आप एडिशनल कैरेक्टर नहीं ला सकते। तो PPDT और TAT में वही ध्यान रखने वाले स्लाइटेस्ट डिफरेंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कि एडिशनल कैरेक्टर्स आपको TAT में चाहिए, वो आपके हेल्प के लिए खड़े रहेंगे, बट PPDT में जो है वो है वाला जो दिख रहा है वो करो। वेरी गुड। तो मतलब क्लासरूम के प्रोग्राम से कैसे मदद मिले? अगर फोर्स पे कोई बंदा आता है SSB इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो यहाँ क्या होता है, क्या कराया गया? सर सबसे बेस्ट चीज यहाँ की ऐसा है कि इंडिविजुअल अटेंशन बहुत सही है, क्योंकि बैचेस बड़े नहीं होते, क्योंकि हमको क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो वो चीज़ फायदा दे जाती है कि जो असेसर्स आएंगे, वेदर इट इज GTO, वेदर कर्नल सर, वेदर आप या फिर सतीश सर, वो ना इंडिविजुअलिटी पे फोकस करते हैं कि कहाँ बंदा कैसे और एक्सेल कर सकता है, जो कहीं पे गिर रहा है, जो कहीं पे लैक कर रहा है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज दैट वन थिंग कि जो यहाँ की बेस्ट लगती है मेरे को। तो चलो ये बात बहुत अच्छी, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। फिर अब बात करते हैं साइकोलॉजी टेस्ट में SD की। ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, तैयार तो किया होगा पहले से, तैयार कैसे किया? सर काफी लोगों का कहना होता है कि आपको वो लिखना है जो वो लोग सोचते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन होते हैं, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, आप खुद और कैसा बनना चाहते हैं। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपको वो लिखना है जो वो लोग सोचते हैं, बट हम ना बहुत बेसिक एरर कर देते हैं कि आपको वो लिखना है जो आप सोचते हो कि वो सोचते हैं। इट इज लाइक कि जो क्वेश्चन भी लिखा हुआ आता है उसमें भी क्लियर स्टेटमेंट है कि व्हाट डू यू थिंक योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू। यस। तो वो आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो आप सोचो कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं कि मेहनती लड़का है, कर लेगा। तो ऐसी चीजें जो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कई बार लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि भाई बहन की हेल्प करते हैं पढ़ने में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप घर में हो, आप अगर ये कर रहे हो तो इट शोज एन OLQ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो। तो वहां से हमको ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं। और SD में सर मेरी बात करूं तो मैं जबकि फास्ट राइटर हूं, मैं अच्छे खासी स्पीड से लिख सकता हूं, बट वहां पे टाइम पता नहीं कैसे निकला, मैंने 4 ही क्वेश्चन करे थे और जो असेसर, जो कोऑर्डिनेटर्स थे वहां पे, उन्होंने पेपर खींच लिया।
मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, वो खाली रह गया। वो छूट गया। हाँ, तो आई वाज इन अ बिट टेंशन की ओ शिट अब क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फिर लेकिन जो वहाँ पे सीनियर्स थे, अब ये फायदा है कि आप जैसे जैसे एसएसबी जाएंगे तो आपको लोगों से बॉन्डिंग आपकी बढ़ती चली जाती है, आप अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलते हैं, डेफिनेटली तो आपका आप मिलना जुलना कोऑपरेट होता करना अच्छे से सीख जाते हैं। तो वहाँ पे जो सीनियर्स थे, जिसमें से 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड भी थे, मेरिट आउट, मेडिकल आउट, तो उनसे मैंने पूछा था कि भैया ऐसे ऐसे एक जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन वो छूट मेरा गया। छूट गया। तो ही सेड वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर तेरा टीएटी और डब्ल्यूएटी ठीक है ना, तेरा साइकोलॉजिस्ट एसडी देखेगा भी नहीं। तो दैट वाज द थिंग कि मैं जहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गया कि ओके डन। ओके डन। मतलब ठीक से आप जमाने को परसीव करना सीख जाओ, ऑब्जर्व करना सीख जाओ, जो चल रहा है वही दिखने लगे तो काम बन गया। काम बन जाएगा। तो यथार्थ ने एकदम बिल्कुल क्लियरली आपको साइकोलॉजी के बारे में सारी चीज समझा दी, कैसे इसने बंदे ने किया था। यथार्थ अब बारी आती है जीटीओ की, और जीटीओ का टास्क स्टार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन से। तो पहली बात तो ये टॉपिक क्या था, अगर याद रहा हो तो, और तैयारी कैसे की थी। पहली बात तो जीडी और जीपी 2 बड़े मजबूत चीजें हैं, जहां से बंदे का एकदम इनिशियल परफॉर्मेंस शुरू होता है जीटीओ के अंदर, और वहीं से बंदा एक कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़ना शुरू करता है। तो तुम्हारा जीडी का टॉपिक क्या था, वहां जीडी कैसा हुआ, और प्रिपरेशन कैसे करके गए थे? सर सबसे पहले जीडी की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जीडी इज सच थिंग कि आप उसको पहले से डिसाइड नहीं करके रख सकते कि आपको वहां पे क्या मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना नॉलेज का स्कोप कितना बड़ा कर रहे हो, ताकि वहां जो टॉपिक आए आप उस पर कितना कवर अप कर सकते हो। जो सर मेरा टॉपिक था, 2 जीडी होते, तो फर्स्ट वाले में टॉपिक था जो वॉर्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, इसका सोशियो और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है Impact। वो कैसे अफेक्ट करता है इंडिया को और जो बाकी अदर नेशंस है उनको जो वॉर में इन्वॉल्व है। बराबर। अब एंड जो सेकंड टॉपिक था वो इंडिया का वो था, डोमेस्टिक टॉपिक था कि जो नेटवर्किंग सिस्टम ऑफ जो इंडियन सिम्स है, जो पर्टिकुलर बीएसएनएल, ये इतना पीछे क्यों है कि जो है वो अब 4G इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड जो बाकी अदर कंपनीज प्राइवेट प्लेयर्स जो है, जो दे आर वर्किंग ऑन 6G आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 5G, तो इसको कैसे कोप अप करें। एंड तो इन दोनों टॉपिक्स पे, अब जैसे फर्स्ट टॉपिक है जीडी में, एक फायदा है कि अगर आपका एक जीडी इधर उधर भी हो जाता है ना, तो यू हैव अ सेकंड चांस। तो जीडी में फर्स्ट वाले में काफी अच्छा बोला था मैंने, क्योंकि मेरे को जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं रेगुलरली वो चीज स्टडी करता रहता था कि कैसे कैसे अगर ये वाला सी रूट ब्लॉक हो जाता है तो जो ट्रेड कंपनीज है वो कहाँ से जाएंगी, एंड इफ दिस नेशन इज गोइंग ऑन वॉर तो उसका जो नरिशमेंट है वो कैसे होगा। तो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं, क्योंकि आप एक बार अगर आप इन चीजों में घुस गए तो इट इज सो इंटरेस्टिंग, सो डीप कि आप बाहर आना फिर मुश्किल है। तो दैट इज हाउ जीडी को टैकल किया जा सकता है, कि आप अपना नॉलेज का स्कोप बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि एट द एंड वर्ल्ड में हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो कभी फुल तो हो ही नहीं सकते आप। यथार्थ तो बच्चा 12th क्लास में था, बोर्ड भी साथ में थे, तो जब तक बोर्ड थी, एनडीए दिया, तब तक तो जीडी की प्रैक्टिस हुई नहीं नहीं होगी। हुई थी। जीडी की प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी एनडीए का रिजल्ट आने के बाद। हाँ तो कितना टाइम मिला और किया कैसे? सर, टाइम तो एज सच मान के चलिए कि 1.5 महीने के आसपास था, बराबर। क्योंकि तो क्या 1.5 महीने में जीडी के लिए तैयार हुआ जा सकता है? हुआ जा सकता है सर। मैं तो हुआ तुमने था। कैसे तैयारी की? सर सबसे पहले तो YouTube छान मारिए पूरा, जो जो आपको अच्छे चैनल्स लगते हैं, जिनका आपको समझ में आता है, जहाँ से आप जियोपॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए। हर एक माइनर डिटेल को स्टडी करिए कि अगर ये कंट्री ऐसा करती है तो क्या होता है। अगर क्योंकि जियोपॉलिटिकल सर ऐसी चीज है ना कि वो एक ना एक जीडी में फंसाएगा ही वो जीडी, तो डेफिनेटली आना ही है उसको। क्योंकि वर्ल्ड इज एवरी टाइम मूविंग, तो वहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर सेकंड थिंग, आप न्यूज़पेपर पे आइए। न्यूज़पेपर पे आने के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि एडिटोरियल्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एडिटोरियल्स पढ़े आपने, ग्लोबल जो न्यूज़ थी वो पढ़ी। उसके बाद उन न्यूज़ पे अपने ओपिनियंस बनाइए, क्योंकि काफ़ी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, बट अपने ओपिनियन बनाना भूल जाते हैं, एंड वो चीज़ अफेक्ट कर जाती है कहीं ना कहीं। एक बार अगर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आप अपने ओपिनियंस बनाने लग जाएंगे तो इट विल हेल्प यू पुट योर पॉइंट इवन मोर कॉन्फिडेंटली अथॉरिटी के साथ में, दूसरा भूलने का डर नहीं रहता, डर नहीं रहता है। क्योंकि ओपिनियन तुम्हारे हैं। तो ये तो ओपिनियन हो गया भाई, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अभी तक आदमी का मुंह बंद है, बंद है। खुला कैसे मुंह, वही तो पूछ रहा हूँ। सर पढ़ने वाले बहुत है, बहुत सारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे अपने पास में आते हैं यूपी बिहार से, बहुत नॉलेज होता है उनके पास से, बट बेचारे कहीं ना कहीं वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते ग्रुप के अंदर। तो हाउ यू परफॉर्म्ड इन द ग्रुप? सर जब हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे तो हम ऐसा था कि जीडी रेगुलरली 2-2 3-3 हम होल्ड कर ही रहे थे। कभी आपने जज कर लिया, कभी कर्नल सर थे, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल थी। दूसरी बात,
यहाँ पे तो टॉपिक हम एक दिन पहले रात को आ जाता था कि ये टॉपिक है, यू हैव टू प्रिपेयर, तो तब भी टाइम मिल जाता था। बट द थिंग इज कि ऐसे हमने रात में इतने टॉपिक्स कर लिए हैं कि आपको ही हमको साइमल्टेनियसली देता था ना, तो हमको एक इजी आइडिया रहता था। इनिशियल प्रिपरेशन में कोई हेल्प कर दे, फिर बाद में बाद में एक्सेल करा जा सकता है। एंड सर सेकंड थिंग, जब आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ बच्चे आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो आपको बोलना अपने आप सीखना पड़ेगा या अपने आप आ ही जाएगा वो, क्योंकि अगर तो आप कैंप वाले बच्चों ने कुछ मदद की? हाँ, क्योंकि कैंप इतना सही था ना कि बाहर से अगर बच्चे आ रहे हैं, अब जैसे इंदौर में है या कोचिंग में है, तो आपको पता है कि किस तरीके से इनको टैकल करना है, क्योंकि आप जानते हो, यू आर फेमिलियर विद देम, तो आप उनके सामने बोलने में हिचकिचाओगे भी नहीं डेफिनेटली। बट जब बाहर से लोग आते हैं तो आपके सामने एक 50 बच्चे एक साथ आ गए, और एक टाइप ऑफ हिंड्रेंस होती है जो होनी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, कि यार कुछ भी गलत बोल दिया तो इनके सामने गलत वो पड़ जाएगा। तो यथार्थ इस क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर आपको देना है कि भाई फोर्स डिफेंस अकेडमी बच्चा एनडीए क्लियर हो गया, एसएसबी के लिए उसको 15-20 डेज एकदम पूरा बिंदास प्रिपेयर करा दिया, उसके बाद फिर यहाँ कैंप करने बच्चे बाहर से आते हैं। इट मींस फोर्स के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है एक्सपोजर लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा बहुत आ रहा है। उन बच्चों के साथ में फोर्स का एग्जिस्टिंग बच्चा जो पहले से पढ़ रहा है, उसको किस तरह से हेल्प होती है? सर सबसे बड़ी बात ना कि एक तो आप बाहर के बच्चों से जब मिलते हैं तो वही बात है कि आप देख पाते हैं कि आपके कुएं के अलावा भी कुएं हैं। तो आपको वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन समथिंग लाइक एसएसबी, क्योंकि वहां पे आप जब जाएंगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपके दोस्तों का सेम बोर्ड सेम डेट पड़ जाए, कि जब वो आपके साथ उसी ग्रुप में एवरीवन विल बी न्यू फॉर यू। एग्जैक्टली। एंड नए लोगों को टैकल करना हम ऐसे ही सीखते हैं कि कैसे हमारे साथ जो कंपटीशन हमारा आ रहा है, जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं वो फोर्स में आ रहे हैं, हमारे साथ ही compete कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं, सब पीपीडीटी का नरेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेक्चर एड सुना रहे हैं अपने, तो उस चीज में हमको इतना हेल्प होती है कि जब बाहर से वो लोग आएंगे तो हमको अपना पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में है या दुनिया कहाँ आपको होम ग्राउंड का बेनिफिट मिलता है। तो ये एकदम सही काम। तो फिर यथार्थ जीडी अच्छा संभाल लिया, जीपी भी बढ़िया हो ही गया, फिर अब बच्चों को बारी आती है, आपने जीडी के लिए प्रिपेयर किया, डेफिनेटली लेक्चर अच्छा हो ही जाता है ऑब्वियसली। अब बात आती है ग्राउंड टास्क की, जीटीओ की। कई बार बच्चे जीटीओ में मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं, या कई सारे बच्चे एकदम प्रोफिशिएंट हो जाते हैं जीटीओ करने में, वहां नहीं कर पाते। तुम्हारे साथ क्या था? सर मेरे साथ मैं जब यहाँ पे आइडियाज लगाता था स्ट्रक्चर्स को देख के, जब वो मिनिएचर वाले जीटीओ सर बताते थे, तो तब मुझे आइडिया नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार इसको कैसे टैकल करूँ, अब कुछ भी है ये तो जब लेकिन वहां पे पहुंचा ना, तो एक नहीं, यही चीज ग्राउंड पे भी होती थी क्या? ग्राउंड पे सर ऐसा था कि लोग इतने सारे थे तो कभी खुद से अप्रोच करने का वो नहीं बनता था कि इसमें मैं आइडिया क्या लगाऊं, बट जैसे खुद अपने आइडिया लगाने से पहले लोग लगा देते थे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो रहा था। फिर जब खुद को वही इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है तो वही करा, एंड देन फाइंड आउट हुआ कि लैकिंग कहाँ है। लैकिंग वहां थी सर कि वंस आई सी द स्ट्रक्चर आई डायरेक्टली ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। वो चीज गलत है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर को ही स्टडी नहीं करोगे सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर को स्टडी करना बड़ा जरूरी है। देख लो बनावट क्या है एग्जैक्टली, इसमें दिया क्या क्या है। एंड सर ग्राउंड टास्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड टास्क होता है, सर कमांड टास्क में ना मेरा जो कमांड टास्क है वो मात्र स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने से बचा है, वरना हो सकता है मैं अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि ऐसा एक पोल था, पोल के नीचे एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकला होता जो प्लैंक होल्ड कर सकता था। इनिशियली मुझे वो नहीं दिखा क्योंकि वो पीछे साइड था, बट जैसे मैं आगे बढ़ा ना तब, क्योंकि दिमाग ब्लैंक, क्योंकि प्लैंक को होल्ड करने की जगह ही नहीं तो फंसेगा कहाँ। फिर जब नीचे देखा तब वो दिखाई पड़ा कि ऐसा एक छोटा सा प्रोजेक्शन है जो प्लैंक को होल्ड कर सकता है। तो आप इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना, तो वहां पे एकदम से क्लिक करा कि अरे यार फालतू में टाइम चला गया। तो कमांड टास्क में तो खुद ही कमांडर थे, हाँ, तो दिक्कत नहीं थी। पीजीटी में क्या हुआ, क्योंकि वहां तो पूरा ग्रुप कर रहा था। पीजीटी में सर एक्चुअली जो काफी बच्चे थे जो अदर कोचिंग से भी आए थे, जो ऑल ओवर इंडिया बिना कोचिंग के भी थे एक दो, तो उन्होंने मेजोरिटी ऑफ देम वर रनिंग बिहाइंड कि ये लो फट्टा लो, ये लो रस्सी लो, ये लो बल्ली लो, ऐसे आगे जाओ। तो एक कोऑर्डिनेशन इनिशियली बैठ नहीं पा रहा था ग्रुप में, जब क्योंकि पीजीटी में 4 ऑब्स्टेकल होते हैं, तो फर्स्ट ऑब्स्टेकल तो ऑब्वियसली इजी था, बट सेकंड में थोड़ी सी हमको दिक्कत आ रही थी, तो उसमें कोऑर्डिनेशन इतना बैठ नहीं पा रहा था। देयर वाज वन इंसिडेंट जब हम लोड को ही पीछे भूल गए थे। ओके। तो वो जीटीओ ने हमको पॉइंट आउट करा था। तो उसके बाद जब हमने सेकंड वाले ऑब्स्टेकल में ऐसा डिस्कस करा कि लेट्स स्टे क्वाइट फॉर अ बिट, लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर्स, हम एक बार देखें कि कैसे कौन अप्रोच लगा सकता है, तब फिर ग्रुप में जाके कॉमन कंसेंसस बना कि हम ऐसे करके बिना शोरगुल करे, बिना हल्ला मचाए
एकदम ग्रुप की तरह काम करके, एज अ टीम काम करके सब अचीव कर सकते हैं। यथार्थ की बात कितने लोग मान रहे थे, क्योंकि हर आदमी सेलेक्ट होने आया है। हर आदमी सिलेक्ट होना है ऑब्वियसली, बट सर वही बात है ना कि अब जब तक आप आइडिया ढंग से नहीं दोगे आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। तो आइडिया वहां पे आ गए किस्मत से, या कहें प्रैक्टिस क्या से। बात चल रही थी पीजीटी वहां परफॉर्म जब करे, तब दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सीख के यहाँ से गए थे जो दिमाग में वहां चल रहा था? सर दिमाग में सिर्फ इतनी बेसिक सी चीज थी कि क्योंकि पिछला याद आपको सब कुछ रहेगा लेकिन एट द मोमेंट याद नहीं आएगा, वो होता ही होता है। तो दिमाग में सिर्फ इतनी बेसिक सी चीज थी कि अब जो आगे स्ट्रक्चर आएगा उसको कैसे भी करके टैकल करना है, आगे जाना है बस। आगे जाना आगे है, जाना। यहाँ अटकना नहीं हाँ। है, स्टक होके नहीं रहना। एंड सर बहुत सारे ग्रुप्स में समस्या ये भी होती है बहुत सारे लोगों को कि जो फोर्थ वाला ऑब्स्टेकल है वो काफी लोग क्लियर नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। सर हमने 7 मिनट रहते रहते फोर्थ वाला ऑब्स्टेकल पार कर लिया था। तो जीटीए ने ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा सीख के आ गए हो, ओवर कोच्ड होके आ गए हो? नहीं सर, हमारा जीटीओ ही वाज फन, वेरी फन, क्योंकि वो हमको बोल भी रहते कंटिन्यूसली कि जैसे हम अगर एज अ ग्रुप भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमने किसी ऐसी चीज जैसे अगर हमने एक फाउल भी कमिट कर दिया, हमारी रोप जमीन को छू गई, तो ही वाज काइंड ऑफ नेग्लेक्टिंग दैट। बट जब हमको एक बट ऑब्वियस सॉल्यूशन मिल गया एंड फिर वो नोटिस करता था कि हमने फाउल करा है, तो वो अब मान लीजिए एक प्रोजेक्शन है जहां जो विच इज द ओनली ऑप्शन, तो वो हमको बोल देगा कि वो प्रोजेक्शन नहीं है क्योंकि आपने फाउल करा है, तो वो प्रोजेक्शन मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ। तो ही वाज सच काइंड ऑफ पर्सन कि वो हमको थोड़ा कंसिडरेट होके थोड़ा सा स्कोप दे टेस्टिंग भी कर रहे थे, Exactly. देखते हैं दम कितना है। कुछ सवाल पूछा जीटीओ ने? हाँ सर, सवाल तब तो नहीं, बट हाँ कमांड टास्क में पूछे थे। जब कमांडर को वेलकम करते हैं जीटीओ सर, तो उन्होंने पूछा था कहाँ से हैं आप, आपके फादर क्या करते हैं, पर्सनल क्वेश्चन जनरली। एंड पूछा था कि विच 2 चेस्ट नंबर्स यू वुड लाइक टू कॉल अप एंड व्हाई। तो वो रीजन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली होने वाला है कमांड टास्क आपके डे 4 पे, डे 3 पे नहीं होता जनरली। तो आप इन 3 दिनों में जिन 2 लोगों को बुलाने वाले हैं उनको आपने कितना जाना है वो आपको पता होना चाहिए। वो आप जान भी चुके होते हैं क्योंकि आप उनके साथ जीडी कर रहे हो, GD कर जीपी रहे हैं। कर रहे हो, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी सब कुछ कर रखा है। एंड उससे ज्यादा कि आप उन्हीं के साथ खा रहे हैं, उन्हीं के साथ सो रहे हैं, तो दैट इज व्हाट हेल्प्स द मोस्ट। समझ ही आया था इंसान का नेचर क्या, किस Exactly. मिजाज के व्यक्ति के साथ आप अपने टास्क को सॉल्व परफॉर्म करना करने वाले हो। ये नहीं पूछा कहाँ से कोचिंग करके आया? नहीं सर, मुझसे नहीं पूछा था। जीटीओ नहीं पूछा? थैंक गॉड, बच गए। नहीं सर, मतलब हमारे जीटीओ ने ब्रीफिंग, जो इनिशियल ब्रीफिंग होती है उसमें भी बोला था कि अगर कोई कहीं से कोचिंग करके आया है, जब किसी से पूछा जाए तो वो बताए, क्योंकि इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि कोचिंग तो जरूरी है ही है। सही बात भी है, क्योंकि सीख के गए तभी पहली बार में बन गया। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार बच्चा बिना प्रैक्टिस के भी पास हो जाता है, कई बार अधिकतर टाइम रुकने के चांसेस होते हैं क्योंकि आप दूसरे लोग जो आ रहे हैं सीख करके आ रहे हैं। तो भाई जीटीओ एकदम फन हो गया। हाँ, मतलब पूरा मजा आया। जीटीओ मोर देन अ टास्क, इट वाज लाइक अ फन एक्टिविटी की थोड़ा सा इतने हेक्टिक डेज में एक काइंड ऑफ एडवेंचर टाइप हो गया। पूरे जीटीओ के दौरान कहीं से लगा यार ये बेवकूफी कर दी है, ये नहीं होना चाहिए था? सर जीडी में एक पॉइंट दे दिया था जिसमें पूरा ग्रुप ही डिसएग्री हो गया था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगा कि वो भी सेकंड जीडी में, तो आई वाज लाइक कि ये शायद अंदर तक रख सकता था तो पूरा ग्रुप डिसएग्री नहीं करता। और कोई ऐसी बात थी कि यार ये यहाँ तो मैंने एकदम महफिल लूट ली, हाँ सर, ये सिर्फ मैंने ही किया है और मेरे पूरे ग्रुप को प्राउड है? ऐसा था कि जो लेक्चरेट का जब टॉपिक आया था तो उसमें मुझे टॉपिक मिला था इलिटरेसी इन इंडिया। ओके। तो जब लोग क्या कर रहे थे, जैसे जीटीओ सर जो थे वो 2 बार बजर बजाते थे। एक बार जब आपके 30 सेकंड्स रिमेनिंग होते, 2:30 इज ऑलरेडी पास्ड आउट, दैट वाज 1 टाइम बीप। एंड जब आपके 3 मिनट ओवर हो चुके होते तो दैट इज डबल बीप। तो शुरू के 3 लोग फर्स्ट बीप पे बैठ गए थे आगे। तो मैं जो था वो अपने ग्रुप से फर्स्ट था जिसने डबल बीप तक पूरा बोला था, क्योंकि इलिटरेसी इन इंडिया ऐसा टॉपिक था कि मैं कहीं से भी रिलेट कर सकता था उसको, क्योंकि आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, वो बेसिक राइट टू एजुकेशन, चाहे आप अभी वाला ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, तो इट हैज अ ह्यूज स्कोप। शुरू से लेके वो 5 ईयर प्लान्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, इलिटरेसी इन इंडिया आपको हर उस चीज में मिल जाएगा कि आप कहाँ से उसको तोड़ के जोड़ सकते हो। बराबर। तो जब मैंने वो डबल बीप तक बोला, देन वो जो रेस्ट ग्रुप वाले थे उनको पता चला कि डबल बीप तक बोलना है एंड इट इज बेनिफिशियल। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा लगा कि भाई चलो आई एम द फर्स्ट कि जिसने इनिशिएटिव लिया। भाई जीटीओ पूरा हो गया। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। पर्सनल इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सतीश सर ने जो आपको यहाँ पर गाइड किया था उसने वहां पर कैसे हेल्प किया? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज सतीश सर ने जो मेरे से बोली थी कि बी काम इन दी ड्यूरिंग ऑफ एन इंटरव्यू। आप आते हो उससे ज्यादा वो मैटर करता, आप कैसे आए हो उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे रह रहे हो वहां पे। तो इट वाज लाइक कि जैसे ही मैं बैठा था इंटरव्यू चेयर पे, एज सुन एज आई स्टार्ट उसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। एंड ही वाज अ कर्नल, सरदार जी थे, तो
जब उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट करे तो इट्स इट्स वेरी फॉर्चुनेट ऑफ माय नेम कि लोग जनरली मेरे नाम से फैसिनेट होते हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन उनका था तो इट वाज लाइक कि यथार्थ, योर नेम इज यथार्थ, इट्स अ वेरी गुड नेम, व्हाट डज इट मीन एंड हु गेव दिस नेम टू यू। ये तो मैं बताया था तेरे बताया था मैंने। फिर मैंने उनको प्रॉपरली आंसर करा। फिर देन उसके बाद जो मुझे चीज नहीं लगी वो थी कि उन्होंने एक काइंड ऑफ क्वेश्चन प्ले करा मेरे पे कि यू हैव 10 मिनट्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द बेस्ट वे यू कैन। मतलब उन्होंने CIQ वाला हटा दिया, सब कुछ खुद से पूछ लिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक फ्री हैंड है कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना है। बराबर। तो उस चीज ने काफी हेल्प करी। एंड जब मैं रुक भी गया बताने टाइम 5-6 मिनट अराउंड पे, तो उसने बोला एनीथिंग एल्स, तो मैंने कहा नो सर। अब हुआ क्या था, इन 5-6 मिनट्स में मैं अपना स्पोर्ट्स सेक्शन भूल गया था कि मैंने स्पोर्ट भी इतना प्रोफेशनलिज्म जो जितना भी था वो बताना था, तो वो मैं भूल गया था। तो उसने जब PIQ उठाया, पलटा, और उसने फिर तुरंत पलटते ही मेरे से बोला कि एनी स्पोर्ट यू प्लेड, तो दैट्स व्हेन की बत्ती जल गई। फिर पूरा स्पोर्ट तो पूरा भूल के आ ही गया हूं। शायद वो 4 मिनट स्पोर्ट्स के लिए और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर सब बताने के लिए वो स्पेंड हो गया। तो उसने फिर खुद उन्हीं ने फिर स्टॉप करा कि ओके जेंटलमैन, दैट्स इनफ। फिर मुझसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस थे वो आर्मी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आर्मी का नॉलेज कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा मुझसे, कि पता नहीं क्यों, बट बाकी लोगों से पूछते पढ़ के जाना है। क्योंकि मेरे ही ग्रुप से पूछा था सेम इंटरव्यू। तो आप ध्यान रखना भाई, ऐसा ना हो कि यथार्थ से नहीं पूछा तो आपसे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि हालांकि प्रिपेयर्ड मेरा भी था, एंड बीइंग एन एस्पिरेंट, अब किसका प्रिपेयर्ड नहीं होगा, हर व्यक्ति प्रिपेयर्ड है। सेकेंड थिंग जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछी, दैट वाज जियोपॉलिटिक्स। एंड जियोपॉलिटिक्स वो भी बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन चाइना। जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज कि बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स कि चाइना और ताइवान का इशू क्या है। तो मुझे इतना डीपली मैंने आप देखो, आप इतना सब स्टडी करने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो चाइना ताइवान ऐसा था जो मेरे से छूट गया था, इतना डीपली स्टडी नहीं करा था, क्योंकि अभी वो नैन्सी पेलोसी की विजिट थी, तो दैट इज व्हाई वो क्वेश्चन आ गया। तो जब उनने मेरे से पूछा कि चाइना और ताइवान का इशू क्या है, तो तब मैंने जो मेरे को बेसिक पता था वो बताया कि ताइवान इज अ चिप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऐसे ऐसे एंशिएंटली पार्ट था चाइना का, ऐसा चाइना मानता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि चाइना ऐसा क्यों मानता है, तो तब मुझे क्लिक हुआ कि यार ये तो पता ही नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी, बट बीइंग एन इंटरव्यूअर ही इज, तो उन्होंने मेरे से क्लियर बोल दिया कि इफ यू डोंट नो जेंटलमैन, यू कैन से यू डोंट नो एंड देन वी कैन मूव अहेड। तो जब मैंने ये सुना तो आई वाज अ बिट रिलैक्स्ड बट आल्सो टेंस कि यार ये क्वेश्चन छूट गया, क्या होगा। फिर मैंने कहा कि सर सॉरी आई डोंट नो बट आई विल लुक इनटू इट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको अश्योर करो कि यस यू विल लुक इनटू इट। फिर जब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो इट वाज लाइक कि चाइना और USA के बीच में टसल है, वो क्यों है। फिर वो पूरा एक्सप्लेन करा, इंडिया का क्या स्टैंड है वो एक्सप्लेन करा, इंडो पैसिफिक में कैसे इंडिया वो एक्सेल कर सकता है वो एक्सप्लेन करा। फिर इतना सब होने के बाद वो लाए मुझे महू पे, क्योंकि महू वेरी नियर फ्रॉम माई हाउस। तो जब उन्होंने महू से क्वेश्चन पूछे तो अगेन उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि महू गए हो, महू में क्या क्या देखा है। उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा, विच वॉज द फर्स्ट टाइम। तो आई सेड कि महू में इन्फेंट्री मेमोरियल है, इन्फेंट्री म्यूजियम है, आर्मी वॉर कॉलेज है, ये सब चीज़ें देखी। तो दैट वाज द टाइम उनने मेरे को थोड़ा सा स्माइल दिया, तो आई वाज रिलैक्स कि ओके गुड, बात बन गई। हाँ। फिर देन वही अगेन पर्सनल क्वेश्चंस की, पिताजी की आपकी क्या एजुकेशन है, माता जी की क्या एजुकेशन है, हाउ डू यू हेल्प योर ब्रदर एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद बंदा इन सब के लिए रेडी था क्योंकि सतीश सर ने बिल्कुल भर के भेजा था। एग्जैक्टली, सतीश सर ने जब इंटरव्यू लिया था तब ये वाले पॉइंट्स में मैं थोड़ा सा अटका था कि पापा जहाँ पे काम करते हैं दैट इज DTA इन दी पीथमपुर एरिया। तो जब DTA का उन्होंने मेरे से फुल फॉर्म पूछा तो मुझे वो नहीं आया था, तो आई वाज अ बिट एम्बैरेस्ड कि यार बेसिक उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें फादर काम कर रहे हैं हमको उसका फुल फॉर्म कैसे भूल गए। तो फिर मैंने घर जाके तुरंत वही पूछा था पापा से, तब उन्होंने बताया था। तो जब वो सब चीजें एकदम कंफर्म हो गई कि एकदम श्योर हूं मैं कि मुझे अपने बारे में पर्सनल क्वेश्चन जितने आएंगे वो मैं टैकल कर ही आई विल बी एबल टू टैकल। हाँ, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। एंड एक सरप्राइज एलिमेंट था कि यहाँ पे जो इंटरव्यू चला था दैट वाज अराउंड 40-45 मिनट्स, एंड जो वहां पे चला था इट वाज हार्डली 30 मिनट्स। मतलब यहाँ ज्यादा ही हो गया था। एंड जब मैं निकला इंटरव्यू देके तो मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि कंफ्यूजन था, हाँ, कि 30 मिनट में कैसे हो गया, कि अंदर या बाहर, वही कि। और लेकिन हाँ, इतना मैं श्योर था कि उसने जितना पूछा मैं जवाब दिया है, किसी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ा सिवाय एक के, जो जनरली हर किसी के साथ हो ही जाता है कि एक दो क्वेश्चन में अटकता है। तो आई वाज अ बिट कॉन्फिडेंट। तो यथार्थ सब कुछ हो गया। कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा, फिर कुछ पूछा कि सब कुछ क्लियर ही था मामला पहले से? सर कॉन्फ्रेंस मेरी ज्यादा देर चली नहीं, 5 मिनट चली थी। क्या पूछा था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? उसमें सबसे पहले मैं जब घुसा तो
आई नोटिस द पैटर्न कि जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट टुक माई इंटरव्यू, सो जो मेरी कॉन्फ्रेंस में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था दैट वाज डिप्टी प्रेसिडेंट, एंड सिमिलर गोज विद अदर ग्रुप जिनका इंटरव्यू डिप्टी प्रेसिडेंट ने किया था, उनसे क्वेश्चंस प्रेसिडेंट पूछ रहा था ओके। तो डिप्टी प्रेसिडेंट सर थे, उन्होंने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगेन वही नाम का कि व्हाट डज योर नेम मीन एंड हु गेव यू दैट नेम, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू लिविंग बाय योर नेम, व्हाट डज इट मीन, इट बिकॉज इट मीन्स द ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ एज इट इज। तो मैंने फिर उनको एग्जांपल देके वो सब बताया। फिर ही क्वेश्चन मी अबाउट माई मस्टैश, क्योंकि उस टाइम क्लीन शेव था, तो ही क्वेश्चन कि दीज डेज पीपल आर कीपिंग मस्टैश, हाउ मेनी पीपल इन योर ग्रुप डू यू थिंक हैव मस्टैश, ओके। एंड दिस बिकेम अ क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि आप दिन रात उसी ग्रुप के साथ। बराबर। तो मैंने कहा सर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 स्टूडेंट्स ऑफ माई ग्रुप एंड 9 to 12 स्टूडेंट्स ऑफ द टोटल बैच हैव मस्टैश। तो उसने बोला ओके, एंड व्हाई डू दे कीप इट? तो आई वाज लाइक कि सर इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मेनी, इट्स अ थिंग ऑफ lineage which has been coming, so that is why people are keeping it. And talking about me, क्योंकि सर मुझे ना काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स, whether it अक्षत, it is दृष्टि, या मेरे पेरेंट्स भी, पापा ने भी एक बार बोला था कि जब मूछे सिर्फ मूछे रखता हूँ तो आई रिजेंबल भगत सिंह। तो तब मैंने वहाँ पे वो पॉइंट हाईलाइट करा कि टॉकिंग अबाउट मी, my friends and my parents have said that I somehow resemble Bhagat Singh when I keep mustache, so that is why I have kept it. तो अगेन आप जब ऐसा पॉइंट लाते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द काउंटर उसके क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि भगत सिंह से अगर आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो? तो फिर वही हिस्ट्री तो अच्छी थी, तो पूरा जो इंसिडेंट्स थे वो सब नरेट तो कर एकदम मैनेज कर लिया 5 मिनट्स में, सब कुछ बता दिया। सब लड़के बैठे हैं चेस्ट नंबर के साथ। लंच हो गया था? लंच नहीं हुआ था सर। लंच नहीं हुआ था, रिजल्ट उसके पहले अनाउंस हो गया था। मतलब भूखे पेट रिजल्ट सुनना था। वो क्या बेचैनी थी? सर एक तो कॉन्फ्रेंस मेरे जो जस्ट पहले वाला था उसकी चली थी 15 मिनट, उसकी 50, मतलब काफी डिस्कस हुआ। एग्जैक्टली, एंड हमको वो सब एक्सपेक्टेड था कि वो बंदा हो जाएगा, बट मेरी चली 5 मिनट, तो मुझे फिर थोड़ा सा वही लो फील होने लगा। फिर जब रिजल्ट का टाइम आया, तो जब रिजल्ट उन्होंने अनाउंस करे, तो पीपीटी टीम एक्चुअली जब स्क्रीनिंग के टाइम एक चीज हुई थी कि जो फर्स्ट चेस्ट नंबर उन्होंने अनाउंस करा, मेरा स्टेज नंबर 1 में चेस्ट नंबर था 4, तो जो उन्होंने फर्स्ट चेस्ट नंबर अनाउंस करा दैट वाज 17। तो दैट वाज देन एंड देयर कि आई लॉस्ट होप कि शुरू के 16 या तो बाहर है और उनमें से मैं भी हूँ। फिर वो चीज़ कॉन्फ्रेंस में ठीक हुई कि जो हमको रिजल्ट सुना रहे थे उन्होंने बोल दिया कि देयर इज नो ऑर्डर, आई एम कॉलिंग इट आउट रैंडमली। तो उसके बाद पहला उन्होंने चेस्ट नंबर बोला 12, दूसरा बोला 19, तीसरा बोला 10 मेरा था। तो एक सेकंड के लिए तो मैं उठा भी नहीं चेयर से। फिर 10 उन्होंने दूसरी बार रिपीट कर। दैट इज व्हेन आई स्टूड अप, आई स्पोक अप माय रोल नंबर, आई स्पोक माय नेम स्पेलिंग, एंड देन आई गॉट असाइड। तो जब आप ऐसे रूम में बैठे रहते हो तो जस्ट 10 चीजें चलती है, क्योंकि बातें हो ही रही कंटिन्यूसली, क्योंकि वो सिर्फ सर जो थे वो आए, जिंदगी बदल ही रही है, बातें नहीं चल रही है, जिंदगी बदल रही है। वो सर आए, उन्हें रिजल्ट सुना, थैंक यू जेंटलमैन, वो चले गए। अब इसके पहले और इसके बाद 10 तरीके की चीजें हो रही थी पूरे कमरे में कि तेरा होगा, तेरा नहीं होगा, तेरा होगा, तेरा नहीं होगा। वो चीजें आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। तो कितने लोग कह रहे थे कि तेरा होगा? सर चेस्ट नंबर 12 वाज इन माय फेवर कि तेरा हो जाएगा, चेस्ट नंबर 8 वाज इन माय फेवर कि तेरा हो जाएगा, एंड बाकी कुछ थे जो बोल रहे थे कि दे आर श्योर। बट हाँ वही कि वो जीडी में जो एक पॉइंट जिस पे ग्रुप डिसएग्री कर गया था, वही एक जो चीज थी मेरे को पूरे 5 डेज में वही लगा। तो अल्टीमेटली यथार्थ रिकमेंड हो गया। खाना दिल से खाया? हाँ सर, बाहर गए थे उस दिन तो उस दिन बाहर गए, अगले दिन से मेडिकल। हाँ, और यथार्थ का मेडिकल भी क्लियर हो गया। तो ये थी यथार्थ के पूरे 5 डेज की जर्नी, जिसमें इसने एसएसबी को एंजॉय किया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, यथार्थ से बात करेंगे इनके एनडीए के रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। ये वीडियो भी जल्द ही आएगा, जो डेफिनेटली उन बच्चों को हेल्प करेगा जो अभी एनडीए के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 1 सितंबर को एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। यथार्थ बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, एंड थैंक यू।